नमस्कार। आज हम एक ऐसी प्राचीन सभ्यता के पन्ने पलट रहे हैं जो अपने वक्त से आप कह सकते हैं काफी आगे थी। खास तौर पर जिस तरह से उनके शहर बसे थे, उनकी जो व्यवस्था थी। जी हाँ, ये सिंधु नदी के किनारे फली फूली और इसका फैलाव देखें तो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर, बहुत बड़ा क्षेत्र था ये। बिल्कुल। तो आज हम इसी सिंधु घाटी सभ्यता की एक गहराई से पड़ताल करेंगे। हमारे पास जो भी स्रोत हैं, जो जानकारी हैं, उसके आधार पर। हाँ, मतलब कि ये कैसे खोजी गई, कौन से शहर इसमें अहम थे, क्या थी वो बातें जो इसे खास बनाती हैं, और क्या कुछ मिला है वहां से जो हमें इसकी कहानी बताता है, इन सब पर बात करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है वो जाहिर है पुरातात्विक खुदाइयों से आई है, जो चीजें मिली हैं उनसे। इसका समय क्या था और इसकी पहचान क्या थी। और हमारा मकसद यही है कि इस प्राचीन शहरी सभ्यता की मुख्य बातों को, इसकी जो उपलब्धियां थी और इसका जो महत्व है उसे समझें। खासकर वो चीजें जो इसे उस वक्त की दूसरी सभ्यताओं जैसे मेसोपोटामिया या मिस्र उनसे अलग करती हैं। तो फिर शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू करें? इसकी खोज कैसे हुई? नाम कैसे पड़ा? हाँ, देखिए, दिलचस्प बात यह है कि इसके बारे में पहला जिक्र तो चार्ल्स मेसन ने 1826 में ही कर दिया था। खंडर देखे थे उन्होंने, पर उस वक्त किसी ने शायद इतना ध्यान नहीं दिया। अच्छा, मतलब पता होते हुए भी अनदेखा रह गया। फिर 1853 में जेम्स कनिंघम, जिन्हें कुछ लोग जेक भी कहते हैं, उन्होंने सर्वे किया। लेकिन असली काम शुरू हुआ जब लॉर्ड कर्जन ने 1904 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग बनाया। हाँ, और सर जॉन मार्शल उसके पहले महानिर्देशक बने। जी, और मार्शल साहब का बड़ा योगदान रहा। उन्होंने ही इसे दुनिया के सामने ठीक से रखा और ये नाम दिया सिंधु सभ्यता या इंडस सिविलाइजेशन। और पहली खुदाई वो किसने की? पहली व्यवस्थित खुदाई का श्रेय जाता है दयाराम साहनी को, 1921 में हड़प्पा में। और इसका समय, मतलब ये सभ्यता कब अपने चरम पर थी? मोटे तौर पर जो वक्त माना जाता है वो है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच का। ये विकसित दौर था। इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं ना? बिल्कुल, क्योंकि इसी दौर में कांसे का इस्तेमाल शुरू हुआ, तांबे में टिन मिलाकर। ये एक बड़ी तकनीकी छलांग थी उस समय के लिए। अब जरा इसके फैलाव पर आते हैं। आपने बताया 13 लाख वर्ग किलोमीटर, ये तो बहुत ही ज्यादा है। हाँ, आप अंदाजा लगाइए। इसका आकार कुछ त्रिभुज जैसा था। उत्तर में कश्मीर में मांडा, चिनाब नदी के पास, वहां से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र में दायमाबाद, प्रवरा नदी के तट पर। और पूर्व पश्चिम? पूरब में उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, हिंडन नदी के किनारे। और पश्चिम में सुतकांगेदुर, दाश्क नदी के पास, जो आज पाकिस्तानी ईरान बॉर्डर के करीब है। यानी पूरा उत्तर पश्चिम भारत और पाकिस्तान का बड़ा हिस्सा इसमें शामिल था। जी हाँ, और करीब 350 स्थल मिले हैं अब तक, जिनमें से 200 तो अकेले गुजरात में ही हैं। और ये दुनिया की पहली शहरी सभ्यता थी, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। जब मेसोपोटामिया में ज्यादातर बसावट ग्रामीण थी, यहाँ हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे एकदम प्लान किए हुए शहर थे। सड़कों का जाल, नालियों की व्यवस्था, कमाल था। अच्छा, एक और बात पता चलती है स्रोतों से कि चांदी का सबसे पहले इस्तेमाल शायद यहीं के लोगों ने किया। हाँ, ये भी एक दिलचस्प बिंदु है। लगता है कि चांदी का प्रयोग सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने ही शुरू किया था। ये उनकी धातु की जानकारी और शायद संपन्नता भी दिखाता है। चलिए, अब कुछ खास शहरों और वहाँ क्या-क्या मिला, इस पर बात करते हैं। यहीं से तो हमें उनकी जिंदगी की झलक मिलती है। हड़प्पा से शुरू करें? हाँ, हड़प्पा, रावी नदी के किनारे, 1921, दयाराम साहनी। पुरातत्वविद पिग्गट ने तो इसे और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानियां कहा था, एक बड़े साम्राज्य की। तो क्या मिला हड़प्पा में ऐसा खास? कई अहम चीजें, जैसे अनाज रखने के बड़े बड़े गोदाम, जिन्हें अन्नागार कहते हैं। फिर मजदूरों के रहने के लिए क्वार्टर जैसे घर। कुम्हार का चाक भी मिला है। मूर्तियां वगैरह? बहुत मशहूर मोहर है जिसमें एक स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखाया गया है, शायद उर्वरता की देवी। ये सब उनकी मान्यताओं और कला के बारे में काफी कुछ बताते हैं, है ना? बिल्कुल। उनका एक विकसित प्रतीकवाद था। एक सींग वाला जानवर कोई धार्मिक प्रतीक हो सकता है, स्वास्तिक शायद शुभता के लिए, उर्वरता देवी कृषि के महत्व को दर्शाती है। अब चलते हैं मोहनजोदड़ो, शायद सबसे मशहूर नाम है सभ्यता का। हाँ, मोहनजोदड़ो मतलब मृतकों का टीला। ये सिंधु नदी के किनारे था, लड़काना जिले में, पाकिस्तान में। इसकी खुदाई 1922 में राखलदास बनर्जी ने शुरू की। और ये शायद सबसे बड़ा शहर था। इसकी प्लानिंग तो कमाल की बताई जाती है। जी हाँ, एकदम सीधी सड़कें जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, ग्रिड पैटर्न जिसे कहते हैं। ऐसा लगता है किसी ने नक्शा बनाकर शहर बसाया हो। इससे हवा का बहाव भी अच्छा रहता होगा। और वो विशाल स्नानागार, ग्रेट बाथ, अद्भुत है वो।
पक्की ईंटों से बना हुआ, पानी लीक ना हो इसके लिए बिटुमिन का इस्तेमाल किया गया है। शायद कोई धार्मिक स्नान या सार्वजनिक अनुष्ठान होता होगा वहां। उसके पास ही पुरोहितों के रहने की जगह और एक बड़ा हॉल जैसा सभागार भी मिला है। हाँ, पुरोहित आवास और सभागार भी हैं। और एक विशाल अन्नागार भी मिला है यहाँ। शायद ये पूरी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। इतना बड़ा अन्नागार, ये क्या दिखाता है? कोई सेंट्रल अथॉरिटी थी जो अनाज जमा करती थी? बहुत संभव है। इतने बड़े पैमाने पर अनाज जमा करना और शायद बांटना, ये किसी न किसी तरह के संगठन या प्रशासन के बिना तो मुमकिन नहीं लगता। और मोहनजोदड़ो से और क्या खास मिला? वो पशुपति शिव जैसी मोहर, एक योगी की मुद्रा में बैठे देवता जिनके आसपास जानवर हैं, और वो कांसे की नाचती हुई लड़की की मूर्ति, नर्तकी, वो भी यहीं से मिली है। हाँ, वो तो बहुत प्रसिद्ध है। और सूती कपड़े के सबूत भी यहीं से मिले। जी, सूती वस्त्र के साक्ष्य, यानी कपास उगाते थे और कपड़ा बुनते थे। घरों में अपने कुएं होना, शहर की सबसे चौड़ी सड़कें यहीं मिलना, और तांबे के औजारों का एक ढेर भी मिला है। और सबसे ज्यादा स्वास्तिक वाली मोहरें भी यहीं से मिली। हाँ, वो सिलखड़ी पत्थर वाली। हाँ, सिलखड़ी या स्टीटाइट से बनी मोहरें जिनमें स्वास्तिक चिन्ह बना है, वो सबसे ज्यादा मोहनजोदड़ो से ही मिली हैं। लेकिन एक बात थोड़ी अजीब है। नाम है मृतकों का टीला, पर कहते हैं कि यहाँ कोई बड़ा कब्रिस्तान नहीं मिला। सही कहा, कोई व्यवस्थित कब्रिस्तान नहीं मिला। हाँ, कुछ जगहों पर बिखरे हुए कंकाल मिले हैं जो टूटे फूटे क्षतिग्रस्त हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये शायद किसी हमले का सबूत है या किसी महामारी का, पर यह अभी पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता। अच्छा, अब चलते हैं चन्हूदड़ो। ये भी सिंधु नदी के किनारे ही था, पाकिस्तान में। खुदाई गोपाल मजुमदार ने की। इसके बारे में क्या खास है? चन्हूदड़ो थोड़ा अलग है। पहली बात, यहाँ कोई किला या दुर्ग नहीं मिला जैसे बाकी बड़े शहरों में मिलता है। और दूसरी, ये एक तरह का औद्योगिक शहर लगता है। औद्योगिक मतलब कारखाने वगैरह? हाँ, जैसे मन के बनाने का कारखाना मिला है। मोती या बीड्स, तरह तरह के पत्थर, सीप, शायद धातुओं से भी बनाते होंगे। और रोजमर्रा की चीजें? सौंदर्य सामग्री मिली है, जैसे लिपस्टिक जैसी कोई चीज, गुड़िया मिली हैं, सुई धागा भी, और अलंकृत ईंटें, मतलब डिजाइन वाली ईंटें, और कुछ घुमावदार ईंटें भी मिली हैं। और वो बिल्ली और कुत्ते वाली कहानी? हाँ, एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले। ये छोटी छोटी चीजें उस समय को जैसे जिंदा कर देती हैं। बिल्कुल। अब जरा राजस्थान चलते हैं। कालीबंगा नाम का मतलब है काली चूड़ियां। जी, घग्गर नदी के किनारे, जो शायद पुरानी सरस्वती नदी ही है, हनुमानगढ़ जिले में। इसकी खोज अमलानंद घोष ने की और खुदाई बी के थापड़ और बीबी लाल ने करवाई। यहाँ की सबसे बड़ी खोज तो शायद वो जूते हुए खेत हैं। हाँ, जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, हल के निशान भी। ये खेती के इतिहास में बहुत अहम खोज है। और यहाँ हवन कुंड जैसी अग्नि वेदिकाएं भी मिली हैं। हवन कुंड, इसका मतलब क्या हो सकता है? कोई धार्मिक रीति रिवाज? लगता तो यही है। शायद अग्नि पूजा या कोई यज्ञ जैसा अनुष्ठान होता होगा। कालीबंगा में एक और खास चीज मिली, एक ही खेत में 2 फसलें, चना और सरसों, एक साथ उगाने का सबूत। ये उनकी खेती की समझ को दिखाता है। कमाल है। अब गुजरात की तरफ बढ़ते हैं। लोथल, भोगवा नदी के किनारे, अहमदाबाद के पास। रंगनाथ राव ने खुदाई की। ये तो बंदरगाह शहर था, है ना? बिल्कुल सही। लोथल की सबसे बड़ी पहचान है, वहां मिला गोदीवाड़ा, यानी डॉकयार्ड। जहाज आके रुकते होंगे यहाँ। ये सिंधु सभ्यता के समुद्री व्यापार का सबसे बड़ा सबूत है। और यहाँ से बाहर की चीजें भी मिली हैं। हाँ, फारस की मोहरें मिली हैं, यानी आज के ईरान से। ये दिखाता है कि इनका व्यापार कितना दूर तक फैला था। समुद्र के रास्ते मेसोपोटामिया और फारस की खाड़ी तक इनका आना जाना था। ये सिर्फ सामान का नहीं, विचारों का भी आदान प्रदान रहा होगा। तो ये शहर सिर्फ अपने में ही नहीं जी रहे थे, बल्कि दुनिया से जुड़े हुए थे। अच्छा, पंजाब में रोपड़ है, सतलज के किनारे। वहां इंसान के साथ कुत्ते को दफनाने का सबूत मिला है। हाँ, यज्ञदत्त शर्मा ने खुदाई की थी, और ये बात सही है। इंसान के साथ पालतू कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य। ऐसा ही कुछ हमें नवपाषाण काल में कश्मीर के बुर्जहोम में भी मिलता है। तो ये कोई पुरानी परंपरा थी जो जारी रही? हो सकता है, या शायद पालतू जानवर का मालिक से लगाव इतना था कि साथ दफना दिया। ये दिखाता है कि उस समय की सोच में जानवरों का भी स्थान था। अब हरियाणा में बनवाली, रंगोई नदी के पास, रविंद्र सिंह बिष्ट ने खुदाई की। यहाँ कुछ अलग था क्या? हाँ, बनवाली थोड़ा अलग है। यहाँ मोहनजोदड़ो जैसी बढ़िया जल निकासी व्यवस्था का अभाव दिखता है। घरों में सोखता गड्ढे मिले हैं पानी के निकास के लिए।
और सड़कें भी सीधी नहीं थी? नहीं, सड़कें थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हैं। इसे कुछ लोग तारांकित विन्यास या स्टार जैसा लेआउट कहते हैं। ये दिखाता है कि पूरी सभ्यता में एक रूपता नहीं थी, क्षेत्रीय भिन्नताएं भी थीं। अब धोलावीरा, हाँ ये गुजरात में है? हाँ ये तो बहुत बड़ा स्थल बताया जाता है। हाँ, धोलावीरा विशाल है। इसकी खुदाई पहले जेपी जोशी ने, फिर बाद में रविंद्र सिंह बिष्ट ने बड़े पैमाने पे की। ये गुजरात में है, कच्छ के रण में। पर एक बात आती है कि भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ ही है, हरियाणा वाला। हाँ। और धोलावीरा को भी सबसे बड़ा कहा जाता है। ये क्या चक्कर है? देखिए, इसे ऐसे समझ सकते हैं, धोलावीरा का कुल विस्तार शायद बहुत बड़ा हो और ये गुजरात के अलावा शायद पाकिस्तान तक भी फैला हो सकता है। लेकिन अगर हम सिर्फ भारत की सीमाओं के अंदर की बात करें तो हरियाणा का राखीगढ़ी क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। अच्छा, समझी। और धोलावीरा की अपनी क्या खासियत है? धोलावीरा की सबसे बड़ी खासियत है उसका अद्भुत जल प्रबंधन। बड़े बड़े जलाशय मिले हैं, नहरें मिली हैं। उस सूखे इलाके में पानी जमा करने और इस्तेमाल करने की बेहतरीन व्यवस्था थी। शहर 3 हिस्सों में बटा हुआ था। अब एक और जगह है गुजरात में, सुरकोटड़ा। यहाँ से घोड़े की हड्डियां मिलने की बात होती है। हाँ, जगपति जोशी ने यहाँ खुदाई की और घोड़े की हड्डियों के अवशेष मिले हैं। हालांकि इस पर काफी बहस है कि ये पालतू घोड़े थे या जंगली, और क्या ये सच में घोड़े ही थे। सिंधु सभ्यता में घोड़े का होना या ना होना एक बड़ा सवाल रहा है। और यहाँ से कलश शवाधान भी मिला है। जी, यानी शव के अवशेषों को एक कलश या बर्तन में रखकर दफनाना। ये दफनाने की एक और प्रथा थी जो यहाँ देखने को मिली। ठीक है, तो हमने कई महत्वपूर्ण जगहों की बात की। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, कालीबंगा, लोथल, रोपड़, बनवाली, धोलावीरा, सुरकोटड़ा। अगर हम इन सब जानकारियों को एक साथ देखें तो इस सभ्यता की मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? देखिए, कई चीजें एकदम साफ हैं। पहली, इनकी शहरी योजना, टाउन प्लानिंग, वो कमाल की थी। ग्रिड पैटर्न पर बसे शहर, बेहतरीन सफाई और पानी निकासी की व्यवस्था, चाहे वो नालियां हों या सोख्ता गड्ढे, और मानकीकृत मतलब एक ही साइज की पक्की ईंटों का इस्तेमाल। ये सब दिखाता है कि कोई उच्च स्तरीय संगठन था, शायद कोई केंद्रीय योजना भी। दूसरा, इनका व्यापार बहुत फैला हुआ था, जमीन के रास्ते भी और समंदर के रास्ते भी। लोथल का डॉकयार्ड, फारस की मोहरें, ये सब सबूत हैं। इससे पता चलता है कि इनकी अर्थव्यवस्था काफी जटिल थी और शायद एक व्यापारी वर्ग भी मजबूत था। और सांस्कृतिक रूप से? हाँ, तीसरा, इनकी अपनी एक अलग सांस्कृतिक पहचान थी। इनकी मोहरें, उन पर बने चित्र, जैसे वो एक सींग वाला जानवर या पशुपति, मातृदेवी की पूजा, इनकी अपनी एक लिपि थी जिसे हम पढ़ नहीं पाए अभी तक। और दफनाने के भी अलग अलग तरीके थे। ये सब मिलकर उनकी सोच और समाज की एक तस्वीर बनाते हैं। तकनीकी रूप से भी तो ये आगे थे। बिल्कुल। चौथा, तकनीक। धातु का काम जानते थे, कांसा, तांबा, सोना, चांदी। पहिए का इस्तेमाल करते थे, कुम्हार के चाक से लेकर गाड़ियों तक। नाव और शायद जहाज भी बनाते थे। और निर्माण कला तो अद्भुत थी ही। और पांचवा बिंदु, जो बनवाली या चन्हूदड़ों से भी दिखा कि इस विशाल सभ्यता में स्थानीय भिन्नताएं भी थीं। हाँ, ये जरूरी है। हर शहर या इलाके की अपनी कुछ खासियत थी। कहीं किला है, कहीं नहीं, कहीं जल निकासी उत्तम है, कहीं सोख्ता गड्ढे हैं। तो ये कोई एक जैसा मोनोलिथिक साम्राज्य नहीं था, शायद अलग अलग केंद्रों का एक नेटवर्क था। मानकीकरण भी था, जैसे ईंटों और वजन के बाटों में, लेकिन विविधता भी थी। तो अगर हम सार निकालें तो हम एक ऐसी सभ्यता की बात कर रहे हैं जो आज से लगभग 4,500 साल पहले अपने चरम पर थी। एक बहुत बड़े इलाके में फैली हुई, जिसके शहर बड़े सुनियोजित थे, जिसका व्यापार दूर दूर तक होता था, जिसकी अपनी खास संस्कृति और पहचान थी, और जिसने तकनीक में भी महारत हासिल की थी। एकदम सही कहा आपने। ये भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास का एक बहुत ही शानदार और